नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रा, आपकी दोस्त और एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर। दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें बता रही हूं कि जो मैंने अपनी जर्नी में किया, जो गलतियां मैंने अपनी ट्रीटमेंट के समय किया, वो आप न दोहराएं। मैंने दोस्तों पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि यदि आपको रेक्टम कैंसर है तो आपके कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे और किस टेस्ट के माध्यम से ये कंफर्म होगा कि आपको कैंसर है, और टेस्ट कराते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे आपको अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं मेरे जर्नी में थोड़ा आगे। दोस्तों, जब हम नागपुर से लौट रहे थे तो रास्ते में ही मेरे हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया था कि हम अपना ट्रीटमेंट नागपुर में नहीं कराएंगे, हम और कहीं अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। इसके लिए मेरे हस्बैंड ने बहुत सर्च किया, गूगल में सर्च किया और बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, बहुत सारे लोगों की सलाह ली और हमने ये डिसाइड किया कि हम अपना ट्रीटमेंट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में कराएंगे। दोस्तों, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई एक भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा किया जाता है और जहाँ पर रिसर्च सेंटर भी है। तो वहाँ पर नए नए जो भी ट्रीटमेंट आते हैं सबसे पहले वहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं और हमें लगा कि हो सकता है हमारा जो ट्रीटमेंट हो वहाँ पर कुछ हमें एडवांस ट्रीटमेंट मिले। और दोस्तों, वहाँ पर सारे टेस्ट और सारा ट्रीटमेंट, कीमो, रेडिएशन, ऑपरेशन सभी एक ही जगह में उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसलिए पेशेंट को वहाँ पर सुविधा होती है और उसके बाद भी हॉस्पिटल की तरफ से भी पेशेंट को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे जैसे मुंबई जाना, एक नए शहर में जाना, तो पहले ही हम सोच रहे थे कि इतने बड़े शहर में जाके हम, जहाँ हमारे कोई जान पहचान वाला नहीं है, हम किसी को वहाँ जानते नहीं हैं, हम कहाँ रुकेंगे, कैसे अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। मुंबई में पहुंचकर वहाँ हमें हॉस्पिटल से सुविधा मिली कि वहाँ पर हमें रहने के लिए सुविधा मिल जाती है। यदि हम उन्हें बताते हैं कि हमें रहने की दिक्कत है तो हॉस्पिटल से कुछ ऐसे बोर्ड्स वगैरह, कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर पेशेंट को रुकने के लिए व्यवस्था की जाती है, वहाँ पर पेशेंट रुक सकते हैं। और वहाँ पर 3 कैटेगरी में इलाज होता है, एक प्राइवेट, एक जनरल और एक एनसी फाइल जो रहती है। प्राइवेट, उसमें आपका फुल चार्ज लगता है और जनरल फाइल, उसमें आपको कुछ कम चार्जेस लगते हैं और एनसी फाइल वहाँ पर विदाउट चार्ज भी आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन ये सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध होती है जिनका बीपीएल में नाम है और गरीबी रेखा में आते हैं, उन्हें यह सुविधा प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं 15 मार्च 2013 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची। 15 मार्च 2013 में मेरा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन हुआ। दोस्तों, जब मैं अपने घर से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए जा रही थी तब मेरे मन में केवल और केवल यही विचार था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दोबारा अपने घर वापस नहीं आऊँगी, नहीं आ पाऊँगी, और यदि आए भी तो शायद इस कंडीशन में नहीं आ पाऊँगी। पता नहीं मैं, मेरे शरीर में कितने टुकड़े होंगे और शायद मैं इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगी और पता नहीं मैं किस स्थिति में वापस आऊँगी। ऐसे विचार मेरे मन में चल रहे थे। तो जाने से पहले जो भी मेरे नियर और डियर्स थे, मैं सभी लोगों से मिल के गई थी, अपने दोस्त से मिल के गई थी, अपने रिश्तेदारों से मिल के गई थी और जो जिससे भी मुझे लगता था कि मुझे मिल के जाना चाहिए, मैं सब लोगों से मिल के गई थी। मैं अपने पापा से भी मिल के गई। मैंने अपने पापा को बताया, पहले भी बताया था कि पापा ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा है। मैं अपने पापा के पास गई कि पापा, मुझे इस तारीख का मेरा रिजर्वेशन है और मुझे अब मुंबई जाना है ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों, जब मैं पापा के पास गई मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। मेरे आंसू मेरे आँखों के कॉर्नर तक आ गए थे। मैंने अपने पापा से बोला कि पापा, मेरा इस दिन का रिजर्वेशन है और मैं ट्रीटमेंट के लिए मुंबई जा रही हूँ। मेरे पापा ने इमोशनल नहीं हुए, वो इमोशनल नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है बेटा, ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है, आप जाइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए और अच्छे से वापस आइए। दोस्तों, मेरे पापा इमोशनल नहीं हुए। उन्हें दुख तो बहुत हुआ होगा। मैं उनकी लाडली बेटी थी और उन्होंने मेरे पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी थी, कोई सुख सुविधा में कोई कमी नहीं रखी थी आज तक, और उनकी मैं बेटी थी, तो उन्हें दुख तो अवश्य हुआ होगा।
लेकिन कहते हैं ना कि पिता अपने इमोशनल बयान नहीं कर सकते, जाहिर नहीं कर पाते हैं। वैसे ही मेरे पापा ने इमोशनल नहीं हुए। मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहा करती थी कि मेरा बहादुर बेटा है, मेरा स्ट्रॉन्ग बेटा है। ये मेरी मम्मी के शब्द हैं। मुझे वही याद आया और मैंने सोचा कि अब मुझे बहादुर और स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना है। दोस्तों, मैं बचपन से कभी भी बीमार नहीं हुई थी, कभी मुझे बुखार तक नहीं आता। सिर दुखना क्या होता है मैं ये भी नहीं जानती थी। कभी मैं 2 दिन 3 दिन के लिए भी कभी मुझे बुखार नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के लिए। मैं सोचती थी कि मैं बीमार हूँ ताकि मुझे मम्मी पापा का थोड़ा पैम्पर मिल सके, लेकिन मैं कभी बीमार नहीं होती थी। जिसको भी मेरे पता चला कि मुझे कैंसर है, जो मुझे बचपन से जानता था, वो यही सोचता था कि अरे वो तो बहुत स्वस्थ थी, उसे कैसे कैंसर हो सकता है, वो तो इतनी स्ट्रांग थी, उसे कैसे कैंसर हो सकता है। सभी लोग यही सोचा करते थे। दोस्तों, जब हम मुंबई जा रहे थे तो मेरी बेटी जो थी, मैंने कहा हम भी उसे मुंबई लेके जाएंगे। मेरे मन में ये था कि यदि मान लो मेरा अंतिम समय हो और मैं मर रही हूँ तो कम से कम मैं अपनी बेटी का चेहरा देख के मरूँ, शांति से सुकून से मरूँ। मेरी जिद थी कि मैं अपनी बेटी को साथ में ले जाऊँगी। अब बेटी को साथ में ले जाऊँगी तो बेटी की देखभाल कौन करेगा? बेटी की देखभाल करने के लिए मेरे मायके से कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरी सिस्टर थी, वो प्रेग्नेंट थी और उनका एक बेबी पहले से था। एक बच्चे की जिम्मेदारी पहले से थी और वो खुद प्रेग्नेंट थी, तो उन्हें खुद अभी केयर की ज़रूरत थी। वो मेरे साथ नहीं चल सकती थी और ना ही मेरी बेटी को रख सकती थी। मेरे पापा थे। जेंट्स लोग इतना नहीं कर सकते, छोटा बेबी के लिए बहुत केयर लगती है, इतना कोई भी जेंट्स नहीं कर सकता। माताएं ही हैं, वही कर सकती हैं। फिर मेरी बेटी को रखने के लिए मेरी मदर इन लॉ को लेके गए। वो भी 62 साल की थी, काफ़ी बुजुर्ग थी। इतनी उम्र में लोग बच्चे संभालना भूल जाते हैं। मेरी सास को लेके गए। अब सास मेरी बुजुर्ग थी, अनजान शहर, बड़ा शहर, वहाँ पर हम दोनों जैसे हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो मेरी बेटी और मेरी मदर इन लॉ ही रहेंगी जहाँ भी हम रुकेंगे होटल में। तो वो भी शायद मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरी मदर इन लॉ को देखने के लिए मेरे देवर को साथ में लेके गए। ऐसे हम टोटल 5 लोग मुंबई गए। दोस्तों, मुंबई पहुंचकर हम लोग एक जगह रुके। मुंबई में बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन एकदम से लोगों को पता नहीं रहती हैं, पता नहीं चल पाती हैं। हमें भी पता नहीं चल पाई। शुरुआत में हम लोग बहुत परेशान हुए रहने के लिए, कहाँ रहें, क्या करें, इस तरीके से हम भी बहुत परेशान हुए। वहाँ पर मेरी बेटी के लिए को भी बहुत परेशानी हुई। दोस्तों, जो कैंसर पेशेंट रहता है उसके साथ उसका पूरा परिवार स्ट्रगल करता है, और मेरे साथ मेरी 4 महीने की बच्ची 5 महीने जब मेरे ट्रीटमेंट में जब तक हम मुंबई पहुँचे तो वो 5 महीने की हो चुकी थी। मेरे साथ मेरी 5 महीने की बच्ची स्ट्रगल कर रही थी। यहाँ से मेरी 5 महीने की बच्ची का स्ट्रगल शुरू हुआ। जब मैं डॉक्टर के पास पहुँची तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि जैसे ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा आप बच्ची को फीडिंग नहीं करा सकते। फिर दोस्तों, हम उसे गर्म पानी में, 5 महीने की बच्ची को गर्म पानी में जो दूध रहता है, डिब्बे वाला दूध, पैकेट वाला दूध, वो घोलकर उसे पिलाते थे। और सेरेलैक भी हमने उसे पिलाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसे माँ का दूध तो नहीं पिला सकते थे, इसलिए हमने ये उसे पिलाना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों, मुंबई में मेरी बेटी के लिए गर्म पानी नहीं मिल पा रहा था, गर्म पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। हम एक होटल में रुके, वहाँ पे हमने उनसे कहा, हमने एक साथ रखी कि हमें गर्म पानी चाहिए रहेगा हमारी बेटी के लिए, जिसमें हम उसे सेरेलैक और दूध घोल कर दे सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। हम जब भी बोलते थे कि हमें गर्म पानी चाहिए, विदिन अ सेकेंड गर्म पानी लेके, उबलता हुआ पानी लेके एक लड़का वहाँ पर आ जाता था और हमें दे देता था पानी। एक दिन हमने उनसे पूछा, आप इतने जल्दी गर्म पानी ले आते हो, आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगती? तब हमें पता चला कि वो गीज़र का पानी ले आता था। सोचिए, जब हम अपने बच्चों की इतनी केयर करते हैं, हम उसकी छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और हम उसे गीज़र के पानी से घोल के खाना खिला रहे थे। मुझे इतना दुख हुआ अपने आप में, ऐसा लगा कि मैं धिक्कार हूँ कि मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हम और 5 लोगों का मुंबई में रहना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, एडजस्ट होना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपनी बेटी को और मम्मी को, देवर को वापस भेज देंगे
और मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ रहेंगे आगे ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों, मेरी मदर इन लॉ और मेरे देवर जब मेरी बेटी को लेके वापस आ रहे थे तो शायद रास्ते में मेरी बेटी को लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए। और 5 महीने की बच्ची को संभालना बहुत मुश्किल है, एक माँ ही संभाल सकती है उसको। वो कितनी मुश्किल से मुंबई से लेके नागपुर और नागपुर से लेके सिवनी आए, उस कंडीशन को वही बयान कर सकते हैं। उन्होंने बताया था कि वो सो नहीं रही थी रात भर, क्योंकि जब बच्चे का पेट भरा नहीं रहता है तो वो सोएगा कैसे। फिर शायद उसको हमने उसी समय डिब्बे का दूध स्टार्ट किया था तो शायद वो उसे पचा भी नहीं, तो उससे लूज मोशन हो गए थे। मेरे देवर रास्ते में डायपर के लिए भटक रहे थे, जो भी जितने भी डायपर हमने रखे हुए थे वो ख़त्म हो चुके थे। मेरे देवर डायपर के लिए भटक रहे थे। उन्होंने जैसे तैसे मेरी बेटी को घर लेके आए। अब घर में मेरी बेटी की ठीक से केयर होने लगी। दोस्तों, लेकिन जब छोटा बच्चा होता है वो माँ का दूध पीता है तो वो अच्छे से सो जाता है। मेरी बेटी ने अपनी नींद से स्ट्रगल की, मेरी बेटी ने अपनी भूख से स्ट्रगल करी। 2-2 बजे रात को मेरी बेटी सोती नहीं थी। 2-2 बजे रात को लेके उसको घुमाते थे कि वो सो जाए, किसी तरीके से सो जाए। उसे नींद ही नहीं आती थी क्योंकि उसका पेट भरा नहीं रहता था। दोस्तों, जब हम अपनी बेटी को सेरेलैक घोल के पिलाते थे या दूध घोल के पिलाते थे, मेरी मदर इन लॉ का था उस समय कि बॉटल से बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है, इसलिए बच्चे को बॉटल से दूध नहीं पिलाना है। तो हम उसे चम्मच से पिलाते थे। जब एक चम्मच हम उसके मुंह तक ले जाते थे तब तक वो भूख से इतनी बेचैन हो जाती थी और बिल्कुल तड़प जाती थी और रोने लग जाती थी। तो फिर हमने उसे सीधे ग्लास से ही दूध पिलाना स्टार्ट कर दिया। सोचो, 5 महीने की बच्ची अपनी भूख से स्ट्रगल कर रही थी और उसने ग्लास से दूध पीना शुरू कर दिया। 2 साल 3 साल के बच्चे भी कभी कभी ग्लास से दूध नहीं पी पाते, और मेरी बच्ची ने 5 महीने से ग्लास से दूध पीना शुरू किया। और दूध भी ऐसा कि जब ग्लास हम उसके मुंह पर लगाते थे तो हटा नहीं सकते थे। अगर 1 सेकंड भी हमने ग्लास का उसका मुंह दूध से हटाया तो वो रोने लग जाती थी। मोहल्ले वाले उसे देखने आते थे कि देखो कैसे बच्ची, उसको दिखाते थे, सबके पेरेंट्स उसको दिखाते थे, लाके दिखाते थे कि देखो वो कैसे 5 महीने की बच्ची है और ग्लास से दूध पी लेती है। सब लोग हंसते थे, खुश होते थे और मुझे रोना आता था। मैं सोचती थी कि मेरी एक छोटी सी बच्ची अपनी भूख से स्ट्रगल कर रही है और उसे इस तरीके से दूध पीना पड़ रहा है। मैं कितनी बदकिस्मत माँ हूँ कि मैं अपनी बच्ची को दूध भी नहीं पिला सक रही। मेरी बच्ची ने नींद से स्ट्रगल किया। 2-2 3-3 बजे रात तक वो सोती नहीं थी, उसे नींद नहीं आती थी। उसे गोदी में लेके टहलते थे, टहल के हिला हिला के उसको घुमा घुमा के उसको सुलाने की कोशिश करते थे, तब वो बहुत मुश्किल से सोती थी। 5 महीने की बच्ची, एक कहते हैं कि बचपन में बच्चे बहुत अच्छी नींद सोते हैं, 10-10 12-12 घंटे सोते हैं, बहुत अच्छी नींद लेते हैं। मेरी बच्ची बड़ों जैसे सोती थी। वो सिर्फ रात में 2-4-5 घंटे सोती थी, बाकी सारा दिन वो जागती थी क्योंकि उसे आराम ही नहीं होता था, उसका पेट ही नहीं भरता था। शायद उसका पेट ही नहीं भरता रहा होगा तो वो कैसे सोती। दोस्तों, जब मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची, वहाँ मैंने देखा 6 महीने के बच्चे को कैंसर है, 10 साल 12 साल 13 साल के बच्चों को कैंसर है, 20 साल की बच्चियों को कैंसर है, एक 12 साल के बच्चे को कैंसर है जिसकी माँ उसे गोदी में उठाकर पूरे हॉस्पिटल में इस केबिन से लेके उस केबिन में घूम रही है और उसका ट्रीटमेंट करा रही है। मैंने सोचा उस बच्ची को कि माँ के दिल में क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी। उस छोटे से बच्चे ने, 6 महीने के बच्चे ने कितना जीवन देखा है, उसने तो अभी जीवन भी नहीं देखा है। कुछ लोगों के नली लगी हुई है, उन्हें जीवन भर नली से ही लिक्विड डाइट ही लेना है, उसी से उनका जीवन होगा। किसी का गला, किसी का चेहरा यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ पे बम्प है। ऐसे कई तरीके के पेशेंट, एक से एक पेशेंट मुझे वहाँ देखने मिले। उनको देख के मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने फिर भी बहुत ज़िंदगी देख ली है। मैंने माँ बाप का प्यार देख लिया है, भाई बहन का प्यार देख लिया है, मेरी शादी हो चुकी है, मैंने हस्बैंड का प्यार देख लिया है, मैंने माँ का सुख प्यार देख लिया है। दोस्तों, मुझे लगा मैंने बहुत ज़िंदगी देख ली, और यदि अब कुछ हो भी जाता है तो मुझे अब कोई चिंता नहीं है। दोस्तों, मैं अंदर से अब इतनी मोटिवेट हो गई थी कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। मुझे अब हर डर खत्म हो चुका था। अब मैं जीना चाहती थी और मैं ट्रीटमेंट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। दोस्तों, हमने अपनी बेटी को घर पहुंचा दिया था ताकि उसकी बहुत अच्छे से केयर हो सके, और मेरा ट्रीटमेंट मुंबई में चल रहा था। हम 2-2 महीने घर नहीं आ पाते थे। 2-2 महीने में अपनी 6 महीने की बेटी से दूर रहती थी और वो अपनी माँ से दूर रहती थी। कैसे वो रहती थी, कैसे उसने स्ट्रगल किया। मेरी बच्ची ने बहुत स्ट्रगल किया मेरी बीमारी में। मुझे इसका बहुत दुख भी होता है कि उसे एक नन्ही सी जान को क्या कुछ नहीं सहना हुआ। जैसा कि मैं सोच रही थी, मुझे लग रहा था कि जाते ही से वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो जाएगा
और पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है, वैसा कुछ नहीं हुआ। वैसा हम जैसे ही हम डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने हमारा एक प्रोग्राम बनाया कि आपका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे बताया कि सबसे पहले 15 से 20 दिन तो मेरा ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ, सारे टेस्ट वहाँ पर मेरे दोबारा से हुए। दोस्तों, मेरी जो बायोप्सी हुई थी नागपुर में, उसकी उन्होंने स्लाइड मंगवाई और उस स्लाइड को उन्होंने दोबारा चेक किया और वो टेस्ट हुआ। और उसके अलावा वहाँ पर मेरे MRI, पेट सिटी स्कैन और भी बहुत से टेस्ट दोबारा से हुए। तो 20 से 25 दिन तो सारे मेरे टेस्ट दोबारा से होने में ही मुझे लग गए। उसके बाद उन्होंने मेरा एक प्रोग्राम बनाया कि पहले आपको रेडिएशन दिया जाएगा, क्योंकि गार्ड बहुत बड़ी है, तो पहले मुझे रेडिएशन दिया जाएगा और गार्ड को थोड़ा छोटा किया जाएगा और उसके बाद मेरा ऑपरेशन किया जाएगा और उसके बाद मुझे कीमो दी जाएगी। तो दोस्तों, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया कि चलो ठीक है, अभी मैं इतने जल्दी तो मरने वाली नहीं हूँ। अभी 1.5 साल तो मेरा, और हर 1.5 साल तो मेरा ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि हर ट्रीटमेंट में रेडिएशन में और ऑपरेशन में और कीमो में 3-3 महीने का अंतर से ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला था। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि भाई इतने जल्दी तो मैं मरने वाली नहीं हूँ, अभी 1.5 साल तो मेरा ट्रीटमेंट ही चलेगा, फिर अब देखेंगे जो भी होगा। मैं ट्रीटमेंट के लिए तैयार थी। और जैसा कि दोस्तों हम सोच रहे थे कि हमें एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, एकदम से पैसा भी नहीं लगता है, धीरे धीरे पैसा लगता है कि जो अरेंज हो जाता है। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि हमें किसी से भी पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे, मेरे हस्बैंड ने एक पाई भी मेरे ट्रीटमेंट में लगा दी। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा ट्रीटमेंट के बाद, बस मैं उनके पास बची। हमें दोनों परिवारों से हमें हेल्प मिली, इनकी मम्मी पापा से और मेरे पापा से भी फाइनेंशियली हेल्प मिली। फाइनेंशियली हेल्प दोनों जगह से मिली, लेकिन इमोशनली और जो मेरे साथ में जाकर ट्रीटमेंट करा सके ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि लोग ही नहीं थे। सारा ट्रीटमेंट, पूरा ट्रीटमेंट के समय मेरे हस्बैंड और मैं, बस हम 2 लोग ही साथ में थे, क्योंकि मेरे मायके से कोई नहीं था जो आ सकता था। और मेरे ससुराल में भी मेरी बेटी को भी उनको देखने की जिम्मेदारी थी, तो वो मेरी बेटी को भी देख रहे थे। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो वो निभा रहे थे। दोस्तों, हम जब दूसरों का दुख देखते हैं तो हमें अपना दुख कम लगने लगता है। हम अपने से अधिक दुखी लोगों को देखते हैं तो अपना दुख हमें कम लगने लगता है। वैसे ही टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, उनके ऐसे ऐसे दुख को देखा कि उसे देख के मुझे लगा कि मेरा दुख बहुत कम है और मेरे सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सही नॉलेज नहीं होती कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके पास पैसे नहीं होते। मैंने बहुत से ऐसे लोग वहाँ पर देखे जो फुटपाथ में रह के अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बहुत अधिक स्ट्रगल सह रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के दुख को देख के ऐसा लगता है कि हमारा दुख बहुत कम है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि जैसा हमारा उद्देश्य था कि मुझे स्टोमा बैग ना लगे, क्या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचकर वो मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ, और ट्रीटमेंट को लेके और आगे मेरे साथ क्या क्या चुनौतियां आने वाली थी और मैंने कैसे उनका सामना किया। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ये सीख सकते हैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कि एकदम से आपको घबराना नहीं चाहिए। यदि आपको कैंसर है तो आपको एकदम से घबराना नहीं चाहिए और आपको ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आगे रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं, एक के बाद एक रास्ते खुलते जाते हैं। दूसरा, आपको ऐसे हॉस्पिटल का चुनाव करना चाहिए जहां पर ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, आपके बजट में हो, आपके शहर के पास हो। तीसरा, ट्रीटमेंट के लिए जब आप जा रहे हैं तो ज़्यादा अधिक मेंबर्स को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने उसी फैमिली मेंबर्स को ले जाइए जो आपकी वहाँ हेल्प कर सके। बहुत अधिक लोगों के साथ वहाँ पर ट्रीटमेंट में समस्या होती है। यदि आपका पेशेंट अच्छा है, चलता फिरता है, तो केवल एक ही व्यक्ति पर्याप्त है पेशेंट के साथ, और यदि उसे चलने फिरने में थोड़ी असुविधा है तो 2 व्यक्ति पर्याप्त हैं। लेकिन बहुत अधिक संख्या में वहाँ पर ना चाहिए, 4-5 लोग तो बिल्कुल ना चाहिए। और यदि आपके पास छोटा बच्चा है तो उसे बिल्कुल भी अपने साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है, उसका केयर नहीं हो पाएगा और साथ में ही आपका ट्रीटमेंट भी, आपका ध्यान उसी की तरफ रहेगा, तो आप भी निश्चित होकर अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे। एक और बात, अपने ट्रीटमेंट को लेके हमेशा पॉजिटिव रहिए कि सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा और सब बढ़िया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको क्या मेरे वीडियो में अच्छा लग रहा है, और शेयर करिएगा
और सब्सक्राइब करिएगा ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। मेरा पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए थैंक यू। मेरा लक्ष्य है कैंसर अवेयरनेस को फैलाने का, इसमें मेरा सहयोग करिए। थैंक यू।